इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जूडिथ बटलर का लिखा हुआ जेंडर ट्रबल इस बुक का समरी के बारे। उन्होंने क्यों ये बुक लिखा था और ये बुक में वो किस किस इशू को सामने रख करके अपना क्रिटिसिज्म ने उनको रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जूडिथ बटलर का ये जो जेंडर ट्रबल है ये ऐसा एक वक्त में पब्लिश हुआ था जब जेंडर आइडेंटिटी या आप कह लीजिए कि क्वेयर थ्योरी का बारे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट तक चल रहा था। ठीक है, जो मेल फीमेल बाइनरीज है, ठीक है, कि सिर्फ जेंडर दो ही तरीके के हो सकता है, मेल या फीमेल, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, ये आइडिया को थोड़ा थोड़ा तब चैलेंज आना शुरू हुआ था। और उसी माहौल में जूडिथ बटलर का जो जेंडर ट्रबल पब्लिश हुआ था ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक आपका तहलका मचा दिया था, एकेडमिक्स का दुनिया में, फिलोसॉफी का दुनिया में, लिटरेचर का दुनिया में, हर चीज़ में। तो इसीलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी फेमस भी है। आइए इस वीडियो में इसका समरी हम लोग जानते हैं। इसका पूरा टाइटल है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। 1990 में ये पब्लिश हुआ, 3 चैप्टर में विभाजित है। उसमें उसको लेकर हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या है। बट उसका जो एक प्रीफेस है उसमें उन्होंने खुद बताया है कि ट्रबल, ये जो उन्होंने टाइटल दिया है जेंडर ट्रबल, तो ट्रबल वर्ड ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो नेगेटिव हो। उनका ये मानना है कि सोसाइटी हमेशा ये ट्रबल को नेगेटिव लाइट में इसीलिए दिखाता है क्योंकि एक वो चाहता नहीं कि उसको अपना कोई फ़ायदेमंद काम में रुकावट आए। किसी को ट्रबल, हम लोग कोई चीज़ को जब चिन्हित करते हैं, ठीक है, तो उस ट्रबल के द्वारा, मतलब अगर उस ट्रबल को हम लोग हटाने का कोशिश करें तो देखा जाएगा कि उससे कोई एक और आदमी भी ट्रबल में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेल फीमेल ये जो बाइनरी है, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा कंसेप्शन लाया जाए, जैसे थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन, गे, ये जो कंसेप्ट आया है क्वेयर थ्योरी का, तो इसको एक तरीके से ट्रबल कहा जा सकता है। किसके लिए? स्ट्रेट आदमी या स्ट्रेट मेंटालिटी के लिए, जिसके जो बस ओपन अप नहीं कर सकता, जिसके लिए बस दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल। तो सोसाइटी भी, ट्रेडिशनल सोसाइटी वैसा ही है। तो उसके लिए ये क्वेयर थ्योरी या ट्रांसजेंडर, ये सब का कंसेप्ट एक ट्रबल है, क्योंकि ये उसको नॉर्मल जो उसका सोच है, जो डेली लाइफ में उसका बिहेवियर है, उसको परेशान करता है। लेकिन अब सोचिए, ये अगर इसको अगर हटा दिया जाए, अगर ये ओपन अपनेस नहीं रहे, ट्रांसजेंडर या आइडेंटिटी का ऊपर बातचीत ना किया जाए, सिर्फ मेल फीमेल को ही रहने दिया जाए, तो एक्चुअल जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एग्जिस्ट करते हैं वो लोग के लिए तो वो बाइनरी फिर ट्रबल खड़ा करेगा ना। तो इसीलिए ट्रबल एक तरीके से नेसेसरी है और यहाँ पे एक बैलेंस का काम करना चाहिए। तो उनका ये जेंडर ट्रबल में मेन आलोच्य विषय ये है कि सेक्स और जेंडर दोनों एक चीज नहीं है। सेक्स है बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका शारीरिक कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है, जिससे उसको एज अ मेल और एज अ फीमेल आइडेंटिफाई किया जाता है, तो दैट इज हिज और हर सेक्स। लेकिन उसके साथ कोई लड़का का शरीर लेके पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैस्कुलाइन होना ही पड़ेगा, या फिर कोई लड़की का शरीर लेके पैदा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं उसको पूरा जिंदगी उसको फेमिनाइन फीचर्स ही या फेमिनाइन बिहेवियर लेके ही जिंदा रहना पड़ेगा। ये एक डिस्क्रिमिनेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन तो कहना सही है, डिस्टिंक्शन जो है, ये एक डिफरेंस जो शो करता है, यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्लेम है जो जूडिथ बटलर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर वो एक और चीज़ भी जो सबसे बड़ा बात बताती है कि जेंडर नेचुरल नहीं है, जो हम लोग मतलब ऑलरेडी सोचते हैं या सोसाइटी एक बिलीव करता है कि जेंडर नेचुरल है। जैसे मतलब जैसे कोई मेल पैदा हुआ, मेल शरीर लेके पैदा हुआ, तो जाहिर सा बात है वो मैस्कुलाइन ही बिहेव करेगा, यही नॉर्मल है, यही नेचुरल है। या कोई लड़की का शरीर लेके पैदा हुआ तो फेमिनाइन बिहेवियर ही करेगा, यही नेचुरल है। लेकिन जूडिथ बटलर बोलती है कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि सोसाइटी अपना हिसाब से कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रीत रिवाज, कुछ गाइडलाइंस मतलब पैमाना स्थिर कर देती है और वही पैमानों को आपको फॉलो करते रहना पड़ता है, भले ही आपका मन चाहे या ना चाहे। अब वही सैकड़ों सालों तक वही फॉलो होते होते वही अब नेचुरल जैसा लगने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नेचुरल है, ठीक है। और क्योंकि ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है, सोसाइटी ने ये रूल्स को डिसाइड किया है, तो कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है, जो कंस्ट्रक्टेड है, उसको तो एक दूसरा तरीके से भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग, ठीक है, जो आप तैयार कर रहे हो, तो आप चाहो तो बिल्डिंग को थोड़ा दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हो ना। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन ओपन एंडेड होता है, उसका और पॉसिबिलिटीज भी रहते हैं। तो सिमिलर तरीके से जेंडर को भी ओपन एंडेड होना चाहिए, सिर्फ मेल और फीमेल ये दोनों पॉसिबिलिटीज में लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, और पॉसिबिलिटीज को भी हम लोग को मतलब एक्सेप्ट करने का मानसिकता रखना चाहिए।
फिक्सिटी नहीं लाना चाहिए। इसी में एक दरार आ जाता है, एक डिस्टिंक्शन आ जाता है कि सोसाइटी के डिसीजन से हम लोग को ज़िंदगी किस हिसाब से बिताना पड़ रहा है, और वर्सेस इसका आगे वो एक चीज़ ऑप्शन खड़ा कर दी कि अगर हम लोग को खुद अथॉरिटी मिलता कि सोसाइटी क्या बोल रहा है, कि सोसाइटी क्या सुन रहा है, उसको नहीं सुनना पड़ेगा, तो हम लोग का लाइफ कैसे होता। तो ये जेंडर की जो फिक्स्ड जेंडर है, ये एक तरीके से ट्रबल किसके लिए खड़ा कर रहा है, फ्री थिंकिंग के लिए या फ्री पॉसिबिलिटीज़ के लिए। एक जो इंसान जिसको अपना मतलब मेल या फीमेल या दोनों फिक्स जेंडर में से किसी में भी वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर का कारण वो एक एक्सेप्टेंस लेस होकर उसको ज़िंदगी जीना पड़ता है। यहीं अगर हम लोग जेंडर को थोड़ा फ्री फ्लोटिंग आइडिया कर दे, सोशल कंस्ट्रक्ट उसमें ना रखें, मेल फीमेल दोनों का स्ट्रिक्ट बाउंड्री ना रखे, तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है जो मेल फीमेल किसी में खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसके लिए भी ज़िंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाए, उसको भी थोड़ा फ्री चॉइस मिल जाए। ठीक है, अब इसमें दो फेमिनिज्म का भी एक बात आता है, जो जूडिथ बटलर खुद बोलती है कि फेमिनिज्म के बारे दो आइडिया है जो वो रिजेक्ट करती है या जो उनको गलत लगता है, जिसका बेसिस में उन्होंने ये जेंडर ट्रबल में और आगे डिस्कशन किया है। पहला आइडिया क्या है कि वुमेन आर फंडामेंटली मदर्स, मतलब एक मैटर्निटी को, मातृत्व को, नारीत्व का एक मतलब हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा माना गया है कि अगर किसी के अंदर मातृभाव नहीं है तो वो नारी भी नहीं है, ये एक नोशन। दूसरा नोशन है कि फेमिनिज्म हमेशा सेक्सुअल डिफरेंस को मद्देनजर हुए रखते चलता है कि एक लड़का से एक लड़की की इस पैमाने में सेक्सुअली डिफरेंट है, उसी हिसाब से एक लड़की को फोकस करना। बट द प्रॉब्लम इज ये जो सेक्सुअल डिफरेंस है ये हमेशा हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स पे होता है। हेटेरोसेक्सुअल यानी टू डिफरेंट एंड टू अपोजिट टाइप्स ऑफ जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब इसका बाहर और कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर सिर्फ जहां हम लोग कन्फाइंड हो गए मेल और फीमेल, यही दोनों में से कुछ एक चॉइस करना है, उसी हिसाब से अगर फेमिनिज्म चलेगा तो जो मेल फीमेल किसी में एट्रीब्यूट नहीं करते वो लोग तो फेमिनिज्म से बाहर हो जा रहे हैं ना। हालांकि हो सकता है कि कोई ट्रांसजेंडर जो हो उसको वो भी खुद अंदर अंदर फेमिनाइन फीचर्स रखता हो या फेमिनाइन जेंडर उसको पसंद हो, उसी हिसाब से वो अपना लाइफ जीना चाहे, लेकिन फेमिनिज्म तो उसको मानेगा नहीं। तो ये दो प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स जूडिथ बटलर को लगा, जिसको वो रिफ्यूट करती है, लॉजिकली काटती है और अपना एक यूनिक क्या बताए आइडिया वो प्रेजेंट करती है इस बुक में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि सोसाइटी कह लीजिए और भी एकदम ग्राउंड ग्रास रूट लेवल में अगर हम लोग आ जाए तो फैमिली, परिवार, ये सबसे मूलभूत, सबसे छोटा लेकिन सबसे दमदार स्ट्रक्चर है जहाँ पे जेंडर को लगातार स्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर एंड रिप्रोड्यूस किया जाता है। छोटे से परिवार में आसपास देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो शुरुआती से किसको सबसे ज़्यादा टाइम वो देखता है, सीखता है, कहाँ से, अपना परिवार से। तो परिवार में ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसा मतलब हर बार कुछ बोल के, कुछ दिखा करके किया जाता है कि ये जो जेंडर रोल है ना, इसको बार बार रिपीट किया जाए। जैसे वो फॉर एग्जांपल वो देखता है, अपना पापा को देखता है कि पापा दिन भर ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या ड्यूटी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, फिर बाहर ही दिन भर वो रहते हैं, ठीक है, फिर घर में आके थके हारे रेस्ट लेते हैं। मम्मी जो है वो घर का काम संभालती है, खाना बनाती है, सारा चीज़ वगैरह करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अगर बेटा बेटी हो, ठीक है, कोई ये बेटा अगर है, वो अगर मान लीजिए कभी ज़्यादा रोना धोना के नखरा करे तो उसको मतलब डांटा जाता है कि अरे ये क्या लड़की जैसे रो रहे हो, ठीक है। या मान लीजिए कोई बेटी ही है, वो अगर बहुत ज़्यादा किसी पे चिल्लाए या बाहर ज़्यादा जाए या बहुत खुल के कोई चीज़ बात करे तो उसको थोड़ा डांटा जाता है, अरे तुम लड़की हो, इतना क्या ओपन स्पोकन हो रहा, थोड़ा सा लाज लिहाज करो, शर्म थोड़ा रखो, तुम तो लड़की हो। तो ये सब कुछ जो छोटा छोटा एक्सपीरियंस रहता है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, इसी का थ्रू जेंडर कंस्ट्रक्टेड होता है। तो इसीलिए जेंडर और सेक्स दोनों लिंक्ड नहीं है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई अगर फीमेल बॉडी लेके पैदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक फेमिनाइन रोल ही मतलब लेके चलना पड़ेगा। ये सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है, ज़रूरी नहीं कि मेरा अंदर से भी वही आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइको एनालिसिस का भी विंग चलाता है। साइको एनालिटिकली वो क्या करते हैं कि रिप्रेशन हम लोग को करना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो मेल फीमेल दोनों में से किसी में भी फुल्ली एट्रीब्यूट नहीं करता, उसको मान लीजिए वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, कोई लड़का है, लड़का का शरीर है, लेकिन वो उसको मन करता है लड़की जैसा सारा काम करने का, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो अपने आसपास देखता है कि मेरे लड़का का शरीर में जितने भी इंसान हैं सब कोई लड़की वाले काम नहीं कर रहे हैं,
सब लड़के जैसा काम कर रहे हैं तो मुझे भी वैसा ही काम करना पड़ेगा, भले ही मेरे अंदर से लड़की जैसा काम करने का इच्छा हो रहा हो। तो वो क्या करता है, अपनी इच्छा को दबा देता है, रिप्रेस करता है। इसे कहते हैं सप्रेशन ऑफ डिजायर। ये सप्रेशन ऑफ डिजायर होते 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 क्या होता है कि उसका अंदर का साथ, उसका इनर सेल्फ का साथ एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज में आ जाता है। और कुछ और जो फ्री पॉसिबिलिटीज हो सकता था कि अगर वो अपने अंदर मन का फॉलो करते, फेमिनाइन अगर ड्यूटीज जैसे पालन करते, हो सकता था कि कुछ और नया कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आता, कुछ ह्यूमैनिटीज में एक नया तरीके का कुछ हैबिट्स देखने को मिलता, वो पॉसिबिलिटीज डिलीट हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्ड है, ये जो हेटेरोसेक्सुअल स्ट्रक्चर्ड है, बाइनरी स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल का, जेंडर समझने का यही दो पर्सपेक्टिव है, ये ना तो सिर्फ आदमी का मतलब जिंदगी फ्री जिंदगी जीने के लिए बाधा है, बल्कि एक ह्यूमैनिटी का नया नया पॉसिबिलिटीज आने का तौर पे भी बाधा है। तो इसको नॉट ओनली इन थियोरेटिकल अप्रोच बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल अप्रोच भी इसको समझना और इस पे ताल्लुक करना बहुत जरूरी है। अब उनका सबसे एक नया जो वो थ्योरी प्रेजेंट करती है, दैट इज जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, परफॉर्मेटिव ये एक नया वर्ड है जो वो मतलब यूज करती है, जिसका वो मतलब बताती है कि ऐसा कोई चीज जिसको, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई हैबिट, ऐसा कोई सेट्स ऑफ रूल्स जो कि बार बार रिपीटेडली आप फॉलो करते हो, जिससे कि आप रियलिटी को बदल सकते हो, अपना हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसको कहा जाता है परफॉर्मेटिव। परफॉर्मेटिव और परफॉर्मेंस दोनों सेम नहीं है। मान लीजिए कोई, जैसे जेंडर को ही उन्होंने परफॉर्मेटिव का बेस में कहा है कि एक अगर लड़का, ठीक है, मान लीजिए एक दिन उसको मन किया कि मैं जाके खाना बना लूँ, ठीक है, या एज सो कॉल्ड फेमिनाइन कोई ड्यूटीज़ है, ठीक है, जैसे सो कॉल्ड फीमेल जैसा ड्रेसअप करना, या फीमेल जैसा वॉक करना या टॉक करना, ठीक है, या कोई काम करना एक दिन या कुछ दिन के लिए, उसको मन हुआ कि चलो मैं भी करके देख लेता हूँ, तो दैट इज परफॉर्मेंस। वो उसका कंटिन्यूअल हैबिट नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अलग है, परफॉर्मेटिव यानी बार बार वही सेम चीज को रिपीट करना, और ना कि सिर्फ रिपीट करना, इस तरीके से रिपीट करना कि वो रियलिटी को बदल दे। अब जूडिथ बटलर के अनुसार मेल और फीमेल ये दोनों रोल्स, जेंडर रोल्स जो आज इतना नेचुरल लग रहे हैं, वो नेचुरल नहीं है, वो सैकड़ों सालों से, हजार सालों से ऐसे ही रिपीटेड होते हुए आए हैं, और इस लिहाज से रिपीटेड होते हुए आए हैं कि अभी आदमी को जाकर के लगता है, अभी आदमी का डीप मतलब मन के अंदर गहराई तक बैठ गया है कि इससे बाहर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बार जब रिपीट हो रहा है तो यही सच है, यही सत्य है, इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि इसी तरीके से मेल और फीमेल ये दोनों जेंडर सॉलिडिफाई हुए हैं, क्रिस्टलाइज्ड हुए हैं, तो इसी तरीके से अब हम इन लोग को ब्रेक भी कर सकते हैं। इसको रिपीट ना करके, नॉर्मल जेंडर्ड रोल्स एक्टिविटीज को रिपीट ना करके, एक नया तरीके की कुछ चीज को अगर रिपीट किया जाए और उसी को कंटिन्यू आगे अभी बहुत सालों तक करते रहा जाए, तो सिमिलर तरीके से ये भी अभी का रियलिटी को बदल देगा और ये भी परफॉर्मेटिव होगा। यही जूडिथ बटलर का एक तरीके से कंटेंशन भी है कि जिस हिसाब से मेल और फीमेल ये दोनों को बनाया गया है, तो अब हम लोग को दरकार है कि ये मेल फीमेल कैटेगरी को रीथिंक करे, रीडिस्कवर करे और रीमेक करे। ओके, अब जैसे आप मान लीजिए कि ब्लैक पीपल को ही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो एक अमेरिकन स्कॉलर थी, तो वो समझती है अमेरिकन सोसाइटी को, वो नज़दीक से देखी है और वो अपना एक्सपीरियंस भी इस बारे शेयर की है कि अमेरिकन सोसाइटी में पहले ब्लैक पीपल को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन लोगों को जैसे सोचा जाता था, समझा जाता था, उन लोगों के बारे में जैसे बात किया जाता था, आज वो रवैया, आज वो सोच, आज वो थॉट, आज वो कंसिडरेशन काफ़ी बदल गया है। क्यों? वो एक दिन में तो नहीं बदला है ना, इसमें काफ़ी समय लगा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए हैं, काफ़ी क्राइसिस भी आए हैं, काफ़ी मतलब पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आज एक हैबिट बन गया है जो कि रियलिटी को एक तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर ब्लैक पीपल के बारे एक रेशियल आइडेंटिटी अगर परफॉर्मेटिव के द्वारा चेंज हो सकता है, तो जेंडर आइडेंटिटी भी तो परफॉर्मेटिव है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है और उसको चेंज किया जाना चाहिए, जहां वो किसी का व्यक्तिगत लाइफ, व्यक्तिगत चॉइस को रोक रहा है। ठीक है, यहां तक कि वो वायलेंस को भी रोकने के लिए एक अहम भूमिका पालन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई लड़का है, ठीक है, जिसके अंदर लड़की का भाव है।
अब इस बच्चे को सबसे पहले अपना घर में मतलब मेंटल टॉर्चर का शिकार होना पड़ेगा, उसके परिवार वाले उसको लेकर मजाक उड़ाएंगे, बुली करेंगे, स्कूल में बच्चे लोग उसको टीज करेंगे, बाहर काम में जाएगा तो वहाँ आस पड़ोस से सोसाइटी है वो उसको टॉर्चर करेगा, मेंटली टॉर्चर करेगा, हो सकता है फिजिकल वायलेंस का भी शिकार होना पड़े, लीगल वायलेंस का भी शिकार होना पड़े। तो एक तरीके से ये जो फिक्स्ड जेंडर बाइनरीज है, ये अगर इसको चेंज या रीथिंक नहीं किया जाए तो ये एक व्यक्ति का जो फ्री थिंकिंग है, फ्री लिविंग है, उसको हैम्पर करेगा और काफी गहरा तरीके से हैम्पर करेगा। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं कि मेन जो बुक है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है और उसमें क्या क्या चीज लेके मेन हाईलाइटेड किया गया है। तो चैप्टर टोटल 3 चैप्टर्स में यह विभाजित है। चैप्टर 1 का टाइटल है सब्जेक्ट और ऑफ सेक्स, जेंडर, डिजायर। यहाँ पे बटलर डिस्कस करती है जो सेक्स और जेंडर के बीच में मूलभूत डिफरेंस है जो मैंने अभी तक बताया, वो यहाँ पे वो सबसे पहले डिस्कस करती है। फिर वो बताती है कि फेमिनिज्म का जो सब्जेक्ट है दैट इज वुमेन, उसको रीथिंक करने का जरूरत है, क्योंकि अब तक वुमेन मतलब सिर्फ जो फीमेल बॉडी लेके पैदा हुई है उन्हीं को समझा जाता था और फेमिनिज्म बस उन्हीं को इंक्लूड करती थी। बट अब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ शारीरिक तरीके से जो महिला होकर पैदा हुई है वही महिला नहीं है, बिकॉज वुमेन इज अ जेंडर एंड जेंडर इज अ परफॉर्मेटिव सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जो भी महिला जैसा बिहेव करने का इच्छा रखता है, जो खुद अंदर से खुद को महिला सोचता है, उसको भी वुमेन कंसिडर करना पड़ेगा या उसको भी वुमेन कंसिडर करना उचित है। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल या आर्केटाइपल जो एक सोच था वुमेन का, वो अभी क्या बताओ उसको चैलेंज कर रही है बटलर खुद। फिर वो ये भी चीज बताती है कि सब्जेक्ट, हम लोग जैसे सोचते हैं कि कोई सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इन द सेंस जो एक्शन करता है, जो कोई भी काम करता है, जो कोई भी एक्सपीरियंस करता है, दैट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे महिला ही मान लीजिए, महिला एक सब्जेक्ट है। अब हम लोग सोचते हैं कि पहले कोई सब्जेक्ट रहेगा फिर वो कोई एक्शन करेगा। ठीक है, जैसे महिला, पहले कोई व्यक्ति, कोई इंसान वो महिला जैसा आचरण करेगी तो इसके लिए पहले उसको महिला होना पड़ेगा ना। मतलब हम लोग को नॉर्मल सोच क्या है कि कोई अगर पुरुष जैसा आचरण कर रहा है तो ऑब्वियसली पुरुष ही होगा, क्योंकि पुरुष जैसा आचरण करने के लिए पहले तो पुरुष होना पड़ेगा, तभी वो पुरुष जैसा आचरण करेगा। यही को रिवर्स कर दी है बटलर। वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा सोचो, पहले एक्शन को देखो, एक्शन पहले आता है और एक्शन ही सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि जो महिला जैसा आचरण कर रहा है वो महिला है, या जो पुरुष जैसा आचरण कर रहा है वो पुरुष है। फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पुरुष का शरीर है या महिला का शरीर है, दैट डजंट मैटर। उसका एक्शन से उसका सब्जेक्टिविटी डिफाइन होता है। यहां पे एक और चीज वो डिस्कस करती है, फैलोगोसेंट्रिज्म। फैलोगोसेंट्रिज्म इन द सेंस कि वर्ड्स में, हम लोग का जो डेली लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, उसमें भी पैट्रियार्की छुपा हुआ होता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वहां भी दिखता है। इसीलिए एक हम लोग का डेली लैंग्वेज में भी कुछ चेंजेस लाना जरूरी है, वरना ये मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज से अगर वुमेन्स का सही आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा तो वो सही नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होगा। तो वुमेन का राइट्स को या वुमेन का आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए एक अलग लैंग्वेज का दरकार है। ये जो फैलोगोसेंट्रिक लैंग्वेज है इसको मॉडिफाई करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का भी दरकार है। ओके, इसी में जैसे हम लोग, मैंने थोड़ा देर पहले बोला ना कि ब्लैक पीपल के बारे हम लोग आज बात भी अलग तरीके से करते हैं। तो देखिए, जैसे ही वो लोग के बारे हम लोग का साइकोलॉजिकल थिंकिंग्स चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली वर्ड्स या वोकैबुलरी या जिस लिहाज से हम लोग बात करते थे, सेंटेंस वर्ड्स यूज करते, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो यही दर्शाता है ये कि सही है, उनका जो थियोरी है फैलोगोसेंट्रिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करने का, ये सही है। फिर जो सेकंड चैप्टर आता है दैट इज प्रोहिबिशन, साइकोएनालिसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स। हेटेरोसेक्सुअल इन द सेंस वही मैन वुमन, बस इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता यही। तो यहाँ पे वो क्या करती है, वो स्ट्रक्चर, वो 3 अलग अलग किस्म का फिलोसॉफी या अप्रोच को लेती है एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, दैट इज इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट का मतलब होता है कि अपने ही खुद का ब्लड का किसी मतलब मेंबर से अट्रैक्शन होना। ठीक है, जैसे भाई और बहन, जैसे एक ही माँ का पेट से जन्म लिया हुआ 2 भाई बहन, वो दोनों अगर एक दूसरे के तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते, दैट इज कॉल्ड इंसेस्ट।
तो इंसेस्ट को हमेशा से ही एक टैबू माना गया है, लेकिन क्यों माना गया है, ऐसा सोसाइटी हमेशा से क्यों प्रोजेक्ट करते आया है, वो तर्क करती है कि इसका कारण ये है कि सोसाइटी हमेशा हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स को सही रखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि जो ब्लड लाइन है वो अलग अलग हिसाब से डिफरेंस में वो हमेशा चैनलाइज हो। अगर इंसेस्ट को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो एक ही परिवार का ब्लड में का अंदर अगर मैरिज होगा तो वो ब्लड कभी एक्सचेंज नहीं हो सकेगा या ब्लड कभी स्प्रेड नहीं हो सकेगा, वो लोग का जीनियोलॉजी कभी बाहर और विस्तार नहीं कर सकेंगे। तो ये सोसाइटी को नहीं पसंद, मेल डोमिनेंसी तब प्रोहिबिटेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ये सोसाइटी अलाउ नहीं कर सकता, इसीलिए वो इंसेस्ट को टैबू माना है, मतलब ऐसा क्रिटिक्स का सोचना है। तो यही इंसेस्ट टैबू को वो तीन अलग अलग लिहाज से इंटरप्रेट किए, एक स्ट्रक्चरलिज्म का तौर पे, एक साइको एनालिसिस का तौर पे और एक फेमिनिज्म का तौर पे। यहाँ पे वो दिखाती है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, यानी सेम सेक्स का तरफ पुरुष पुरुष का अट्रैक्शन या महिला महिला का अट्रैक्शन, जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको कल्चरल अनइंटेलिजिबिलिटी के तौर पे डिस्कस किया गया है साइको एनालिसिस में। कल्चरल अनइंटेलिजिबल मतलब कि कल्चर जो चीज को सोच नहीं सकता या कल्चर जो चीज का परमिशन नहीं देता। क्योंकि हम लोग कल्चर के साथ इतने जुड़े हुए हैं, कल्चर हम लोग लाइफ का इतना इंडिस्पेंसिबल पार्ट है कि कल्चर जो चीज़ मानता है वही हम लोग को करना पड़ता है, भले हम लोग का उसमें राय रहे या ना रहे। क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी कल्चर नहीं मानता, तो जो पीपल होमोसेक्सुअल होंगे भी उन लोगों को भी एक डर या एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगा हुआ रहता है। सिमिलर तरीके से जो लेस्बियनिज्म है, यानी लड़की लड़की का अट्रैक्शन, उसको क्या बताया जाता है, डीसेक्सुअलाइजेशन ऑफ फीमेल बॉडी, नारी शरीर का एक तरीके से सेक्सुअलिटी को हटा देना। क्योंकि कल्चर क्या मानता है या सोसाइटी क्या मानता है कि नारी शरीर हमेशा पुरुष के लिए बना है, उसमें अट्रैक्शन होगा तो पुरुष होगा। एक नारी अगर नारी शरीर के प्रति अट्रैक्टेड हो रहा है, दैट मीन्स उसका नारीत्व खत्म, उसका सेक्स ही खत्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसी तरीके से सोसाइटी सोच रखता है, यही साइकोएनालिसिस कहता है। अब यहाँ पे एक और बहुत फेमस थिंकर आ जाते हैं, मिशेल फूको। वो अपना एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उन्होंने इसमें ये जो इंसेस्ट टैबू को क्रिटिक करते हुए एक थ्योरी दिया है, रिप्रेसिव हाइपोथेसिस। ये रिप्रेसिव हाइपोथेसिस में वो दिखाता है कि कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकोएनालिटिकली कि अंदर से अगर कोई पुरुष का शरीर है लेकिन उसका अंदर से महिला जैसा आचरण करने का इच्छा रहता है, वो उसको दबाएगा, उसका मन उसको अनजाने में ही दबाएगा, क्योंकि सोसाइटी उसे अप्रूव नहीं करेगा। तो यही रिप्रेशन। अब रिप्रेशन करते करते क्या होता है कि वो कभी कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि कितना भी आप रिप्रेशन करें, थोड़ा उसमें चांस रह ही जाता है कि जिस चीज़ को आप दबा रहे हैं वो कोई अलग तरीके से, कोई अलग पैमाने में खुद को बाहर निकालेगा, और जब निकालेगा तो बहुत और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से निकालेगा। तो ये रिप्रेसिव हाइपोथेसिस है। ओके, अब इसमें वो एक चीज़ और दिखाती है कि साइको एनालिसिस जब इंसेस्ट टैबू को लेकर डिस्कस करता है तो कहीं ना कहीं वो, उसका उद्देश्य तो यही रहता है कि जो हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स है उसको तोड़ा जाए, बाइनरी को तोड़ा जाए, लेकिन कहीं कहीं अनजाने में ही वो उस मैट्रिक्स को सपोर्ट भी कर देता है, जो कि फूको भी खुद किए हैं। ठीक है, और दूसरे भी फेमिनिस्ट क्रिटिक कह ले या साइकोएनालिटिक क्रिटिक कह ले, वो भी अपने इस क्रिटिसिज्म में या क्रिटिक में कभी कभी लैप्सेस किया है कि हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स को तोड़ने की जगह उसको सपोर्ट कहीं कहीं की है। तो ये चीज़ निकाल के वो निदर्शन दिखाती है बटलर। फिर आखिरी चैप्टर जो आता है, चैप्टर 3, दैट इज सबवर्सिव बॉडीली एक्ट्स। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी को वो काटती है या क्रिटिसाइज करती है, दैट इज जूलिया क्रिस्टेवास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटरनल बॉडी। जूलिया क्रिस्टेवा एक क्रिटिक है, उनका एक थ्योरी है मैटरनल बॉडी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फेमिनिज्म पहले मातृत्व को, मदरहुड को एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट मानता था कि अगर आप में मातृभाव नहीं, अगर आप मातृत्व नहीं है तो आप नारी भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैटरनल बॉडी के कंस्ट्रक्शन को काफ़ी मतलब गुरुत्व दिया जाता था, और उसी का थ्रू लिंक किया जाता था कि इसको कल्चरल इंटेलिजिबिलिटी ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। जैसे मैंने पहले बताया ना कि कल्चर का मान्यता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैटरनल बॉडी होगा, यानी आपका फिजिकली अगर आप में मैटरनिटी रहेगा या मैटरनिटी का मेंटल और फिजिकल गुण आप में रहेगा, तो ही कल्चर आपको फीमेल सेक्स का मान्यता देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इस चीज़ का जो थ्योरी है जूलिया क्रिस्टेवा, उसको वो क्रिटिसाइज करती है। फिर वो आ जाती है मोनिक विटिग, ये भी एक क्रिटिक है।
इनका एक थ्योरी है जिसको वो क्रिटिसाइज भी करती है और जिसको वो एक तरीके से सपोर्ट भी करती है, फेमिनिज्म या एक ओपन जेंडर थ्योरी को लेके। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, यहाँ पे वो बताती है कि जो शरीर है, जो बॉडी है, वो जितना ना बायोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड है, उससे ज्यादा कल्चरली, हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूटेड है। कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ये तीनों ही अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक बॉडी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, और उसी बॉडी आइडेंटिटी को डिसइंटीग्रेट करना है, उसको तोड़ना है, उसको अलग से बनाना है, अगर जेंडर को सही से समझना है तो। अब इसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जूडिथ बटलर आखिर में अपना कुछ ट्रिक्स तो कहा नहीं जा सकता, मतलब कुछ सजेशन दी है कि कुछ पैरोडी एक्ट किया जाए। जैसे मेल और फीमेल का जो जेंडर परफॉर्मेटिव है, कुछ सर्टेन रोल्स एंड एक्टिविटीज है कि ये एक्टिविटी बस मेल ही करेंगे, या ऐसा ऐसा स्वभाव एटीट्यूड बस फीमेल का ही रहेगा। तो इसको मॉक करके, इसको पैरोडी करके कुछ नया नया टाइप का बिहेवियर चालू किया जाए और उसी को रिपीट किया जाए, जिससे कि ये जो एस्टैब्लिश्ड मेल और फीमेल का कैटेगरी है ये डिसरप्ट हो सके। बस यही एक तरीका है, एक तरीके से उसके खिलाफ विद्रोह करके वो जो मना किया है उसी चीज को बार बार करके ही हम लोग ये स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर को तोड़ना मुश्किल है। ओके, तो ये था पूरा उनका जो वो डिस्कस की है उसका एक सारमर्म था, एक समराइज्ड वे था। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और कोई भी और पोएम, नॉवेल, ड्रामा, कोई भी चीज़ में अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग बना देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ टेक